हाँ जी, तो कल वाले में हमने वापस किसान आंदोलन पढ़े थे। कौन कौन से किसान आंदोलन पढ़े? तो लास्ट क्लास में, चलो मैं दोनों किसान आंदोलनों की क्लास वापस रिवीजन करवा देता हूँ। नील आंदोलन आपके 57 की क्रांति के ठीक बाद में हो गया था नील आंदोलन, और ददनी प्रथा के खिलाफ हुआ था। किसानों को अग्रिम रकम देकर, और जो अंग्रेज थे वो नील की खेती करवाया करते थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्रावरकर की गलती की वजह से शुरू हुआ, और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे। और हिंदू पेट्रियट में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसकी न्यूज छापा करते थे। और दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा, माइकल मधुसूदन दत्त ने आपके वो ब्लू मिरर लिख दिया था। 1862 में अधिनियम 4 के तहत इसकी जो भी है वो खत्म कर दी गई थी। ईसाई मिशनरियों ने भी इसका सपोर्ट ही किया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे आपके पाबना 73 से 76 के बीच में जमींदारों के खिलाफ किया गया था। जमींदार बेदखल कर दिया करते थे भूमि से, जमींदार टैक्स बढ़ा दिया करते थे। हालांकि 1859 का कानून था, पर फिर भी वो अप्लाई नहीं कर रहे थे। इस वजह से केवल कानून अप्लाई करने के लिए आंदोलन किया गया। कानूनी आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। ज्यादातर किसान मुसलमान थे, जमींदार हिंदू थे, फिर भी सांप्रदायिक नहीं हुआ। ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल रॉय इसका नेता थे, और इनका नारा था कि हम महामहिम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं। फिर और इसका आपके इंडियन एसोसिएशन बनी थी, उसने समर्थन दिया था। जो बुद्धिजीवी वर्ग था, बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त वगैरह, उन्होंने भी समर्थन किया था इसका। फिर हमने पढ़ा था दक्कन विद्रोह, ये महाजनों के खिलाफ हुआ था। बाबा साहेब देशमुख नाम के किसान को कालूराम नाम का एक मारवाड़ी महाजन मकान की डिक्री लेके आ जाता है। इसके खिलाफ ये करड़ा नाम के गांव से शुरू हुआ था, और 12 मई 1875 को सुप्पा पुन्ना के पास में एक मंडी पड़ती है, वहां पे हिंसक हो गया। सोशली बॉयकॉट किया गया महाजनों का, उनके ऋण पत्र जला दिए गए, खाते बही जला दिए गए थे। 1879 में गवर्नमेंट खुद ही दक्कन किसान राहत अधिनियम लेके आ गई और किसानों को प्रोटेक्शन दिया। कुक्का पड़ा था भगत जवाहरमल और बालक सिंह ने, पंजाब में कृषि संबंधी समस्याओं का कारण शुरू किया था। नामधारी संप्रदाय का आंदोलन था, लेकिन बाद में जो आपके दूसरी प्रॉब्लम्स थी वो भी इसके अंदर शामिल हो गई, और ये असहयोग आंदोलन बन गया था अंग्रेजों के खिलाफ में। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि राम सिंह कुक्का बाद में इसकी नेतागिरी करते हैं। 1872 में राम सिंह कुक्का को लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। टेनासिरम के अंदर उनकी समाधि बनी हुई है। 2007 में इसके 150 साल पूर्व सरकार ने 5 रुपए का और 100 रुपए का सिक्का जारी किया। इन लोगों ने सामाजिक सुधारों की तरफ भी ध्यान दिया था। सामाजिक सुधार क्या क्या होते हैं आप जानते हैं। इनके कोड ऑफ कंडक्ट को रेहत नाम बोलते हैं। शादी का जो सिखों में तरीका होता है उसको हम आनंद कार्य बोलते हैं। ये तो परसों पढ़ाए थे। कल वाले में क्या पढ़े हमने? तो कल वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि रंपा आंदोलन 1879 टू 1922 तक अल्लूरी सीताराम राजू रंपा जाति के किसानों को लेकर, जिनको मुट्टा कहते थे, जमींदारों को मुट्टादार कहते थे, तो उन्होंने वहां जो नए जमींदार लगे थे और जो उनको शोषण करते थे उनके खिलाफ ही आंदोलन किया था। सरकार ने एक सुलिवन कमीशन बनाया। सुलिवन कमीशन ने कहा पुराने जमींदारों को वापस लगाओ। अल्लूरी सीताराम राजू वह जनजाति नेता है जो कालांतर में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे। उसके बाद रंपा के ताना भगत आंदोलन 1914, बिहार चौकीदारी कर के खिलाफ उरांव जाति के लोग जतरा भगत के नेतृत्व में आंदोलन करते हैं। तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946 में, और आपके कंपा राम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में भूमि के 1/3 भू राजस्व का 1/3 भाग ही दिया जाएगा, जो कि क्लाउड कमीशन की सिफारिश थी, उसके लिए आंदोलन कर देते हैं। और पढ़ा हमने उसके बाद बारदोली सत्याग्रह पढ़ा। बारदोली सत्याग्रह में क्या पढ़ा हमने कि 1928 के अंदर वहां पे सूरत का बारदोली तालुका थी, अंग्रेजों ने 30% भू राजस्व बढ़ा दिया, इसलिए वहां के कुनबी पाटीदार किसान और कालीपराज जनजाति ने आंदोलन किया, और कुंवर जी और कल्याण जी उनके नेता हुआ करते थे। सरकार ने कहा कि हम घटा देंगे और इसको 21.9 ले आएंगे, लेकिन बाद में वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा और कम करो। सरकार को लगा वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लेंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो गांधी जी खुद आ गए। गांधी जी आए तो बाद में ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल नाम के 2 जजों की कमेटी बनाई कि आप चेक करो, और फाइनली कमेटी की सिफारिश थी कि 6.03% रख दिया जाए। गांधी जी ने कहा कि बारदोली सत्याग्रह स्वराज की लड़ाई तो नहीं है, पर स्वराज से भी अधिक महत्वपूर्ण और हमें स्वराज के नजदीक लेकर जाती है। फिर हमने और कौन सा पढ़ा था इसके अंदर? मोपला पढ़ा था। असहयोग आंदोलन का और खिलाफत आंदोलन का हिस्सा था। और किसानों ने जमींदारों को टैक्स देना बंद कर दिया। किसान मोपला मुस्लिम थे, जमींदार नंबूतरीपाद ब्राह्मण थे। अली मुस्लियार नेता था, थोड़ा हिंसक हो गया, सांप्रदायिक हो गया। ब्राह्मणों को पकड़कर उनको मुसलमान बना दिया गया। कालांतर में आर्य समाज वाले लाला हंसराज गैर शुद्धि आंदोलन द्वारा उनको वापस लेके आए थे। एक का आंदोलन पड़ा था बिहार के सीतापुर, हरदोई और बहराइच के अंदर हुआ था, और मदारी पासी और सहदेव इसके नेता थे। असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, ये भी हिंसक हो गया था। फिर किसान सभाएं पड़ी थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने। 1920 में अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने बनवाई, और उसमें आपके कौन कौन थे? दुर्गपाल सिंह, जिंगुरीपाल सिंह, माता बदल पांडे, केदारनाथ, जवाहरलाल नेहरू खरगांव मुख्य केंद्र था। नाई धोबी बंद किया गया था। उसके बाद पड़ी थी बिहार किसान सभा
1923 में सहजानंद सरस्वती, और इन्होंने बैकास्ट भूमि आंदोलन भी चलाया था। आंध्र प्रांतीय रहित सभा 1928 एनजी रंगा, और उनका गांव था निदुबोल, जहां पर पहला किसान स्कूल खोला गया था। फिर बंगाल किसान पार्टी फजल उल हक 1929, उत्कल प्रांतीय किसान पार्टी 1935, आपके मालती चौधरी जो कि महिला थे। फिर सबको मिला जुलो के 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा, एनजी रंगा उसके अध्यक्ष बने, और एनजी रंगा महासचिव बने, और सहजानंद सरस्वती को उसका अध्यक्ष बनाया गया। पहला अधिवेशन फैजपुर में हुआ इनका 37 में। तब कांग्रेस का भी उधर चल रहा था। कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेहरू जी, इनके अध्यक्ष थे एनजी रंगा। इनकी दबाव की वजह से कांग्रेस को अपना कृषि कार्यक्रम जारी करना पड़ गया था। इंदुलाल याग्निक एक समाचार पत्र निकालते थे, किसान बुलेटिन। इतनी बातें हमने 2 दिन के अंदर की थी। हमने किसानों के आंदोलन पढ़े थे। आज मैं थोड़े नए आंदोलन पढ़ाता हूं, अपने जनजातियों के आंदोलन। आपने नाम नहीं सुने होंगे, कम पढ़े होंगे। यदि आप में से किसी ने पढ़े होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े तो आप देख लेना। फैक्चुअल जानकारियां हैं ज्यादातर, पर पूछ ली जाती है। पहले तो जनजातीय क्षेत्रों में आंदोलन क्यों हुए। मैं जब अपने राजस्थान में भी जनजातीय आंदोलन पढ़ाता हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि जनजातियां सदियों से जंगलों में सेपरेट रहती थी। उनका हमसे कोई लेना देना था नहीं। जंगल में जो भी फल फूल कंद मूल गोंद शहद मिलता, उस पर उनका अधिकार था। उससे अपना जीवन यापन करते थे, उसे खाया करते थे, उसी को बेच बाच के थोड़ी बाहर से सामग्री लेके आ जाते। पर बाहरी दुनिया से ज्यादातर कॉन्टेक्ट उनका खत्म था। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये जो जंगल है इनको काट के यहाँ पे खेती करो, खेती करोगे तो टैक्स मिलेगा। तो जब वहां पे खेती करने के लिए गए तो 2 चीजें, एक तो खेती करने के लिए गए तो जनजातियों को तो खेती आती नहीं थी, तो बाहर से लोगों को खेती के लिए लेके गए। फिर जब खेती होने लगी तो जमींदार भी हुए, वहां पर कोई महाजन भी गए, अंग्रेज भी जाके बसे। तो एक तो जो बाहरी लोग थे उनके खिलाफ उन लोगों में गुस्सा था, डिससेटिस्फेक्शन था उनमें, और उनको लगता था कि यार ये कौन है नेतागिरी करने वाले, हमारी परंपरागत भूमि जो है हमसे छीन ली गई। ये जल जंगल और जमीन की लड़ाई थी उनकी कि भाई हमारे जंगल हमसे छीने जा रहे हैं। ये तो वो कारण था कि जंगल काट के वहां पे खेती करवानी शुरू कर दी। इसलिए उनके जो परंपरागत तरीके थे, उनकी जो परंपरागत खेती, वो झूम खेती करते थे। थोड़ा जंगल जला दिया, वहां खेती कर ली, फिर वहां 2 साल की फिर छोड़ दिया, फिर आगे जंगल जलाया उसको छोड़ दिया। इस प्रकार से क्या करते थे वो लोग। पर अब वो नए प्रकार के लोग आए तो उनके जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम था वो पूरा कोलैप्स कर जाता है। फिर जब उन क्षेत्रों के अंदर गए तो अंग्रेजों को लगा ये तो ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं, इनको ईसाई बनाया जाए। तो ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ने लग गया। उनके खिलाफ भी उनमें गुस्सा था कि हमारे भगवानों को तो गालियां निकालते हैं और अपने भगवान को मानने के लिए कहते हैं, तो वो भी उनमें गुस्सा था। जमींदारों के, महाजनों के, जो बाहर से जो भी लोग जाते थे, दिक्कू मैंने बताया था, परेशान करने वाले लोग, उन दिक्कुओं के खिलाफ भी उनमें गुस्सा था। इस वजह से भी वो ये सब किया करते थे। और जो अपने राजस्थान जीके में जो पढ़ते हैं, उनके जो सामाजिक रीति रिवाज थे, सोशल कस्टम्स थे, उनके अंदर अंग्रेजों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जनजातियां थी, जनजातियों में खूब सारे ऐसे कुछ सोशल कस्टम हुआ करते थे उनके अंदर कि वो मानव की बलि दे दिया करते थे कई बार। तो अंग्रेजों ने कहा भाई ये गलत है। उन्होंने कहा गलत कैसे, तो हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, तुम थोड़ी बताओगे हमें क्या बात है और क्या बात नहीं। तो ऐसी कई चीजों को लेकर, सामाजिक क्षेत्र की चीजों को लेकर, आर्थिक क्षेत्र की चीजों को लेकर, कई जगह जब उन्होंने खुद ने खेती करनी शुरू की तो उन पर टैक्स ज्यादा लगने लग गए। भोले लोग थे, महाजन अपने चंगुल में फंसा लिया करते थे, जमींदारों का टैक्स नहीं चुका पाते थे। ये कई कारण इकट्ठे हुए जब उन्होंने समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिए। कमी यह रही कि वो कभी भी संगठित रूप से मिल के सारे नहीं कर पाए थे। स्थान विशेष में, जनजाति विशेष द्वारा समस्या विशेष को लेकर आंदोलन किया गया, और जब उनकी समस्या समाप्त हो गई तो आंदोलन खत्म हो गया, या अंग्रेजों ने कुचल दिया उस आंदोलन को पूरी तरीके से। पर ऐसी कई घटनाएं हुई थी अपने 57 की क्रांति से पहले, ऐसी कई घटनाएं हो गई थी अपने देश में। तो सही मायनों में पूछा जाए तो हम वैसे कहते हैं कि भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई 57 में लड़ी थी, पर हमारे जनजातीय भाइयों ने उससे पहले भी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी आजादी को छिनती देखकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की है। वो कौन कौन सी उनकी लड़ाइयां थी, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके बारे में जाने और पढ़ें। तो अपने देखते हैं। मैं लिख लेता हूं ये सारा, वरना इस पे यार वो लफड़ा। एक सन्यासी विद्रोह। सन्यासी नाम से पता चलता है, घर बार छोड़ के जो सन्यासी बन गए। अब अपने को लगता है यार जो सन्यासी बन गया वो विद्रोह क्यों करेगा, बाबा ही बन गया वो विद्रोह किस बात का करे। पर उनके भी समस्या हो सकती। उनके क्या समस्या हुई कि 1770 के आसपास में प्लेग फैल रखा था।
तो एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट बंद कर रहे थे अंग्रेज। वो कोरोना वाली बात, घर में रहो, बाहर नहीं जाना, प्लेग वगैरह में संक्रामक बीमारियां जो भी होती उनमें रोक दिया करते थे। जैसे अभी अपने मंदिर बंद कर दिए, उस टाइम अंग्रेजों ने मंदिर बंद किए और क्या तीर्थ यात्राएं बंद की जाए, क्योंकि इनमें भीड़ भाड़ हुआ करती थी। सन्यासी भड़क गए, अच्छा भगवान के नहीं जाने देते, फिर मतलब क्या है। तो वास्तव में तो उनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि तीर्थ यात्राओं पर उनकी रोक लगा दी गई थी। फिर अकाल पड़ा हुआ था, सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, किसान नाराज थे, तो किसान भी उन सन्यासियों के साथ जुड़ गए, नहीं साहब हम भी पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। तो एक कारण यह भी हो गया कि 1770 में अकाल था और इसके प्रति अंग्रेज सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। तो इन दो कारणों की वजह से बंगाल के अंदर सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था। नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1770 में। सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ? तो ये कहां पर हुआ था? आपके बंगाल के अंदर सन्यासी विद्रोह हुआ था। क्या कारण था? ये ज्यादा याद रखना कि होली पैलेसेज की जो यात्राएं थी वो रोक दी गई थी, जो विजिट थी वो रोक दी गई थी। अब अपने गालियां निकालते अंग्रेजों को, साहब अंग्रेज बुरे थे, तीर्थ यात्राओं पर रोक लगा दी, ये लो अब लग रखी साहब, अब भी तो सारे मंदिर बंदी कर रखे। पर आपकी मान डाकण कौन कहे? अंग्रेज करके गए तो बुरा, हम करें सब अच्छा। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसकी जानकारी कहां से मिलती है। तो आनंद मठ नाम का एक ड्रामा है, मेरा खूब बार ये क्वेश्चन देखा हुआ भाई, इसी नाम से पूछा हुआ है कि सन्यासी विद्रोह की जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के एक बड़े आपके साहित्यकार हुए हैं, और आनंद मठ का ही भाग है अपना वंदे मातरम, मैं पहले किसी वीडियो के अंदर और बता चुका हूं, और उसमें सन्यासी विद्रोह की अपने को जानकारियां मिलती। फाइनली वॉरेन हेस्टिंग्स खुद जो गवर्नर जनरल था, उसको विद्रोह दबाने के लिए सैनिक अभियान करने पड़े थे, मिलिट्री वगैरह पुलिस वगैरह भेजनी पड़ी थी, तब सारे बाबे कंट्रोल के अंदर आए थे, तब सारे सन्यासी कंट्रोल में आए थे, वरना तो कंट्रोल में नहीं कर पाए थे इन सन्यासियों को। और अपने तो ना ये भी हमेशा रहा ही है कि अपने सन्यासी होने को कभी यूं देखा ही नहीं जाता था कि सन्यासी हो गया इसका मतलब अब दुनिया में उसका ध्यान ही नहीं है, एकदम बाबा बन गया। ना ना ना, अपने हुआ करता था कि नहीं, देश की, धर्म की, इनकी रक्षा के लिए सन्यासी हमेशा आगे आते थे। और वो अपने राजस्थान जी के पढ़ते हैं तब हमेशा पढ़ते हैं कि हम नागा साधु, दादूपंथी जो साधु थे, नागा साधु थे, मराठों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ क्या लड़े यार वो लोग, हथियार रखते थे बाकायदा। तो अपने आदमी इन्वॉल्व रहता था, पर अपने निजी जिम्मेदारियां छोड़ दिया करता था, कहने का मतलब उसका ये होता था। बाकी समाज के हित के लिए तो वो लोग हमेशा आगे आए थे, तो भले सन्यासी आए हो, भले नागा साधु आए हो। तो ये चीज याद रखना, ये सबसे बड़ी बात याद रखना कि इसकी जानकारी कहां से मिलती है। आनंद मठ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। ये फोटो भी लगाई मैंने भाई आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास है, देख लेना। अब हिंदुओं वाले सन्यासियों ने कहा, तो मुसलमानों वाले फकीरों ने कहा कि अच्छा हम कौन से काम हम भी करेंगे, तो उन फकीरों ने भी आंदोलन कर दिया। वो सेम सी समस्या, किसानों की समस्याएं, उनकी खुद के जो चीजें थी उनके अंदर समस्या। हालांकि अब ये देखो सीधे सीधे जनजातीय आंदोलन नहीं है, जनजाति आगे आएंगे, पर इनमें भी थोड़ी बहुत जनजातियां जुड़ी हुई रहती थी, इसलिए इनके साथ ही अपने पढ़ लेते हैं। बंगाल में वह नेता कौन कौन थे? चिराग अली और मजनू भाई। चिराग अली और मजनू शाह इसके नेता थे, दो बड़े नेता याद रखना। पर ये मुस्लिम फकीरों का था, इसके बावजूद इसमें दो हिंदू नेता भी थे, ये याद रखने वाले। और एक तो महिला, और देवी चौधरानी। और देवी चौधरानी बाद में बंगाल के नाटकों की मुख्य नायिका रही है, इन पर नाटक लिखे गए हैं, इन पे फिल्में बनी है बंगाल के अंदर। शायद मुझे जहां तक याद आता है एक बॉलीवुड में भी मूवी बनी हुई, मैंने नहीं देखी भाई, आप में से कोई देखे तो आप वापस बताना कि कैसी है कैसी नहीं है, किसी ने देख रखी है तो बताना, तो हम भी देख लेंगे। तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी इसके दो हिंदू नेता थे। तो याद रखेंगे कि फकीर विद्रोह के दो हिंदू नेता कौन थे? तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी। मुस्लिम नेता वो तो याद रह जाएंगे, फकीर चिराग अली, उसने कहा मैं चिराग जला दूंगा भाई सबके। एक मजनू भाई थे, मजनू भाई अपने मजनूगिरी छोड़ चुके थे, फकीर बन चुके थे। मजनू बनता हो फकीर हो ही जाता है लास्ट के अंदर। तो बस ध्यान रख लेना आपने, तो दो हिंदू नेताओं के नाम याद रख लेना, दो ये फकीर विद्रोह वाले। देवी चौधरानी पर भी एक कोई बुक थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई बुक थी, ऊपर लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मैंने एक दिन बताया था ये चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय होते हैं, लिखा देख लो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कोई एक बुक का कवर मिला तो मैंने दिखा दिया आपको। खासी
खासी जनजाति। बेसिकली गारो खासी जयंती आती है, आपके दिमाग में मेघालय आ जाता है कि मेघालय के अंदर वहां पर ये जनजातियां रहती है आपने, तो वहां एक पहाड़ी का नाम भी है, मेघालय में एक पहाड़ी है खासी पहाड़ी, उसके आसपास ये खासी जनजाति रहती है। और पहले असम का भाग हुआ करता था, मेघालय तो होता नहीं था अंग्रेजों के टाइम, असम हुआ करता था, तो आप इसको असम मान लो, अब का माने तो अपने मेघालय मान लो, पर अंग्रेजों के टाइम असम था तो मैंने असम लिख दिया इसको। क्या कारण थे? कारण बड़ा जोरदार, अंग्रेज खासी पहाड़ी से लेके असम में एक जगह पड़ती है सिलहट, याद आया हो तो आपके, मैंने बताया था कि असम के सिलहट तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह करवाया जाएगा, ऐसी बात कोई मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वही भाई सिलहट आपको। अंग्रेज खासी पहाड़ी से सिलहट के बीच में एक सैनिक मार्ग बना रहे थे कि कल को बर्मा की तरफ जाना हो तो उधर से एक मार्ग निकले, रोड रूट निकल जाए एकदम। और जब ये मार्ग बनाया जा रहा था तो खासी पहाड़ी से बना रहे तो आसपास में खासी जनजाति के लोग रहते, तो उनसे यहाँ पे बेगार करवा रहे थे, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा था। इस बात पर उन लोगों को गुस्सा आया, और इस बात पर गुस्सा आया तो उनके नेता थे वहां पे तीरथ सिंह नाम का नेता था, इसके नेतृत्व में वहां खासी जनजाति ने भी तो किया ही था, और भी वहां पर जो भी सिंहपो जाति थी, एक खांगटी जाति थी, इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया था, कई लोगों ने, सिंहपो, खांगटी और ये खासी खुद, इन सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, याद रखना भाई। तो खासी विद्रोह 1829 में, मेघालय का दो आज का, उस टाइम का असम। कारण क्या है? तो खासी पहाड़ी से सिलहट के बीच में सैनिक मार्ग बनाया जा रहा है, इनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था, इसलिए इन लोगों ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया। सिंहपो और खांगटी जाति भी इनके साथ में जुड़ी हुई थी। अब वो सिंपल पूछेंगे, तीरथ सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोह किया गया था उसका कारण क्या था, या वह विद्रोह कौन सा था? तो याद रख लेना, वह विद्रोह कौन सा था? तो खासी विद्रोह था। ये तीरथ सिंह का भी फोटो भाई मेघालय के अंदर उनका लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई, वहां से हमने उठाया, सीधा देख लेना आप थोड़ा। तीरथ सिंह जी का जनजातीय नेता थे। कोल एक जनजाति और होती, तो कोल रिवोल्ट जो था वो क्या था? छोटा नागपुर का पठार जो अपने झारखंड के अंदर आ जाता है, यहां पर ये कोल जनजाति रहती है। 1831 में इन लोगों ने वहां पर आंदोलन कर दिया था। क्या कारण था? ये अपने मुखिया को बोलते थे मुंडा। मुंडा वहां पर एक अलग जनजाति भी होती है, ये मुखिया को भी मुंडा कहते थे। वही मैंने बताया कि अंग्रेज इनके क्षेत्रों में खेती करने के लिए गए, इनको खेती आती नहीं थी, खेती नहीं आती तो वहां पे दूसरे किसान बसाए जाके, तो वहां ज्यादातर जो किसान बसाए वो मुस्लिम और सिख थे। मुस्लिम और सिख किसान बसाए, पर उनको जमीन कहां से दे? तो जमीन इनकी लेके दे। ये मानते थे जमीन हमारे जमींदार की, मुखिया की, और मुखिया को बोलते थे मुंडा। तो वो जितने भी इनके मुंडे हुआ करते थे, उन मुंडों से जमीन ले ली, और मुंडों से जमीन ले किसको दे दी? मुसलमानों को और सिखों को दे दी। तो मुंडे सारे नाराज हो गए तो वहां जनजातियों ने आंदोलन कर दिया। ये कौन सी जनजाति की बात है? कोल। छोटा नागपुर में वहां पर शुरू हुआ था, पर धीरे धीरे इधर रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूम इन क्षेत्रों में फैल गया था। कभी एरिया पूछ ले, रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूम इन क्षेत्रों में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कोल आंदोलन हुआ था। छोटा नागपुर का पठार कर दो या ये कर दो, 1831 में हुआ था। और कारण क्या था? ध्यान रखना भाई कि मुंडों से जमीन छीन के जो मुस्लिम और सिख किसान नए ले जाके बसाए थे, उनको जमीनें दे दी थी। इस वजह से ये लोग नाराज थे। संथाल, बहुत शानदार सा विद्रोह, संथाल वाला विद्रोह हुआ क्या था? देखो ये मैं समझाता हूं थोड़ा सा आपको। बंगाल और बिहार में राजमहल से लेके भागलपुर तक का इलाका, भागलपुर नाम सुना होगा, बिहार में जगह, भागलपुर कांड पे आपकी मूवी बनी हुई है गंगा जल, देखी होगी ज्यादातर लोग। तो सत्य घटना है, उसमें अपराधियों आंखें वांखें जला देते, नहीं देखी देख लेना, अच्छी मूवी है भाई गंगा जल। तो राजमहल और भागलपुर वाला क्षेत्र था, ये संथाल क्षेत्र था। और संथालों की भाषा में इसको बोलते थे दामन एक को है। दामन को उनकी कोई लैंग्वेज, संथालों का क्षेत्र है, इसका मतलब दामन को है, हमारा एरिया है। इस क्षेत्र में इन लोगों ने, संथालों ने विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह। 57 की क्रांति से ठीक पहले एक बड़ा हिंसक विद्रोह इन लोगों ने कर दिया था। पर कहते हैं पहले यहाँ पे संथाल नहीं रहते थे, पहले इन राजमहल वाली पहाड़ियों में यहाँ पर एक दूसरी जनजाति रहती थी, पहाड़िया। जनजाति का नाम है पहाड़िया। जंगलों में खेती करते थे, पर खेती करने के लिए जमीन को गहरी नहीं खोदते थे, ऊपर से बस जमीन को थोड़ी बहुत खोदते, बीज डाल देते, वो बीज उग जाते, खाद्यान्न उगाते, उस खाद्यान्न को अपने खाने में काम ले लेते।
ज्यादा फसल हमें चाहिए ही नहीं, पैसे कमाने ही नहीं, कुदाल से खेती करते थे, कुदाल से जमीन खोदते, कुदाल जो होती है उससे यूं जमीन खोदने का काम करते। अब कुदाल से जमीन कितनी खुदेगी, ऊपर ऊपरी बीज रह जाएंगे तो ज्यादा फसल होती नहीं थी, इनको चाहिए भी नहीं होती थी। ये ऐसा मानते थे कि धरती माँ, इसका पेट कैसे चीरा जाए, हल चलेगा तब तो पेट चीरेंगे उसका। अंग्रेज जब गए इन क्षेत्रों में तो अंग्रेजों ने इनको कहा कि खेती तो तुम करो पर खेती ढंग से करो, क्योंकि अंग्रेजों को लेना था टैक्स। तो अंग्रेजों ने कहा तुम ढंग से खेती नहीं करोगे तो हम टैक्स कहां से लेंगे, तो तुम हल से खेती करो। उन्होंने कहा ना ना भाई साहब, हल से तो खेती आज करें निकल करें, हल से खेती करने से धरती माँ का पेट चीर लिया जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी माँ धरती का हम पेट चीरे। अंग्रेजों को लगा यार ये ठीक बातें करते। उधर पास वाले इलाके में एक दूसरी जनजाति रहे संथाल, ये खेती करते थे और बाकायदा हल से खेती करते थे। अंग्रेजों ने इनको कहा कि तुम्हें हम तुम्हें नई जमीन दिलवा दें तो तुम वो हल से खेती कर लोगे। संथालों ने कहा मेहनत कश लोग। अंग्रेज इनको राजमहल वाली पहाड़ियों में लेके गए और वहां का ये पहाड़िया जनजाति है, इनकी जमीन है, छीन लो। आपस में लड़ा दिया, पहाड़ियों को और संथालों को आपस में लड़ा दिया गया। इस लड़ाई का नाम ही है कि पहाड़िया वर्सेस संथाल कहते हैं, या तो इसको या कहते हैं कुदाल बनाम हल। कि पहाड़िया जो थे वो क्या यूज में लेते थे, कुदाल, वर्सेस संथाल क्या यूज में लेते थे। तो कोई पूछे कि पहाड़ी और संथालों की लड़ाई को क्या कहा जाता है, तो इसे कुदाल बनाम हल की लड़ाई कहा जाता है। कि एक तरफ जहां पर कई लोगों के पास में कुदाल थी, वहीं दूसरे लोगों के पास में क्या थी, हल था। तो आपकी कुदाल और हल की लड़ाई कहा जाता है इसको। संथाल गए, संथालों ने पहाड़ियों को भगा दिया। अब वहां पे खेती कौन करने लगे, संथाल। अंग्रेजों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। पर थोड़े सालों बाद संथालों ने पाया कि 12 महीने और 24 घंटे की मेहनत के बाद भी वो कितना भी अनाज उत्पन्न कर ले, लेकिन ना तो टैक्स की पूर्ति हो रही है, ना महाजन का ऋण पूर्ति किया जा रहा है, जमींदार उसे जमीन से बेदखल और कर रहा है। तो उनको गुस्सा आया और 56 में अपने दो बहादुर नेताओं सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में वो लोग आंदोलन कर देते हैं। याद रखना भाई, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह, कि संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे, सिद्धू और कान्हू। मुझे याद है इस बार शायद फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन था, संथालों और पहाड़ियों की लड़ाई को क्या कहा जाता है, तो कुदाल बनाम हल की लड़ाई कहा जाता है। इसको बताते हैं आगे, देखो लिखा हुआ कि भागलपुर से राजमहल तक का इलाका दामन कोह कहलाता था। ये संथाल बहुल क्षेत्र था, यहाँ पे संथाल ज्यादा थे। इनके नेता सिद्धू और कान्हू, ये फोटो है भाई, ये सिद्धू है और ये कान्हू है, सॉरी ये वो कान्हू है और ये सिद्धू है। आंदोलन क्या बड़ा शानदार आंदोलन, 57 की क्रांति की ठीक पहले 56 के अंदर बहुत बड़ा हिंसक आंदोलन कर दिया था। और अंग्रेज डर गए थे बहुत भयंकर तरीके से, आंदोलन को दबाया कैसे जाए। फाइनली अंग्रेजों ने सैनिक कार्रवाई भी की, सैनिक कार्रवाई करके खूब सारे संथालों को मारा वहां पे, तब जाके आंदोलन दबा। और अंग्रेजों ने उनकी बात माननी पड़ी कि संथालों का क्षेत्र अलग होगा और तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कई चीजों का तुम्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो इनके लिए संथाल परगना अलग से बनाया जाएगा और क्षेत्र में शांति स्थापित की थी। जैसे तैसे ले जाके सिद्धू और कान्हू पकड़ लिए गए थे और मार दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। संथाल और पहाड़ियों की लड़ाई को मैंने बताया, ये हाल नहीं है भाई, हल है ना, ध्यान रखना, ये गलती से लिख दिया गया, वो कुडाल नहीं है, कुदाल है। हिंदी की अंग्रेजी करते हुए इन्होंने गलत कर लिया होगा कोई, तो अपने याद रखना, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये बहुत अच्छा विद्रोह है, संथाल विद्रोह याद रखने वाली सी चीज है। तो इसमें है ना एनसीईआरटी में है, कौन सी कोई 6-7 क्लास की एनसीईआरटी है या पता नहीं 11-12 क्लास की एनसीईआरटी का एक सीन है, संथाल विद्रोह के बारे में बताया हुआ उसमें। तो उसमें बताया कि एक झोंपड़ी से लगातार तीर आ रहे थे, अंग्रेज उधर बाहर खड़े हुए, वो तीर मारे, अंदर को संथाल बैठा हुआ, अंग्रेज जैसे नजदीक जाए उधर से तीर मारते, इतने में तीर आने बंद हो गए। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई तीर खत्म हो गए, धीरे 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 उसकी तरफ, झोंपड़ी की तरफ बढ़े और अंदर जाके देखा तो एक बुढ़ा संथाल पड़ा हुआ था। अंग्रेजों को लगा मर गया होगा गोली में ये वीर, इसलिए पड़ा हुआ। एक अंग्रेज ने ऊपर झांक के देखना चाहा, उस बुढ़े घायल संथाल में इतनी ताकत है कि उसके पास कुल्हाड़ी पड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी की देख के अंग्रेज का सिर काट दिया। कितना जुनूनी बुढ़ा संथाल रहा होगा वो, नहीं एक को तो जाते जाते ले मरूंगा मैं। ये वो संथालों की लड़ाई हो सकती है। तो आप 11-12 वाली एनसीईआरटी देखना, उस एनसीईआरटी के अंदर फोटो वगैरह बहुत अच्छा सा है। दक्कन विद्रोह के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी है, नील के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी है। 11th और 12th की किसी एनसीईआरटी के अंदर कहानियां दी हुई है थोड़ी, और पढ़ना आप उनको।
फिर आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा मैंने कहा कि एक जनजाति भी होती है, छोटा नागपुर के अंदर रहने वाली एक मुंडा जनजाति, जिसके बहुत बड़े नेता बिरसा मुंडा। अभी आपको याद हो तो कितनी तारीख बोल रहा हूं, शायद 9 अगस्त को शायद विश्व आदिवासी दिवस ऐसे कुछ घोषित किया गया था, तो शायद बिरसा मुंडा से संबंधित, आप चेक कर लेना उस चीज को, और है ना, तो तारीख क्या है वो, ये तो बिरसा मुंडा से संबंधित था। राजस्थान गवर्नमेंट ने छुट्टी की घोषणा की थी कि ऐसा कुछ किया था, देखना उस चीज को। तो बिरसा मुंडा बड़े नेता हुए थे, बताना, आप मुझे भी बताना, मेरे दिमाग से निकल रहा है वो बात। ये बिरसा मुंडा भाई, उल गुलान की उपाधि धारण कर ली थी बिरसा मुंडा ने। उल गुलान का मतलब विद्रोह होता है, विद्रोही। और क्रिसमस से एक दिन पहले ठीक है, क्रिसमस से एक दिन पहले किया था 1900 के अंदर आंदोलन है इनका ही। और इन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे आगे कहा है कि जितने भी ईसाई मिशनरी हैं, ठेकेदार हैं, जमींदार हैं, बाहर से आए हुए जो लोग हैं, इन सबको यहां से निकालना है, और तुम चिंता मत करो, भगवान अपने साथ है, आप तो लड़ाई करो। और इनके आह्वान पर लोगों ने समझा कि यार बिरसा वास्तव में भगवान का अवतार है, लोग लड़ने के लिए आए थे। साम्राज्यवादी ताकत के सामने तीर और कमान से कब तक वो लोग लड़ते। बिरसा भी पकड़ लिया गया था, बाद में अंग्रेजों ने शायद पकड़ लिया, पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया था बिरसा को, बाद में डेथ हो गई थी इनकी। तो उल गुलान उपाधि ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है उल गुलान उपाधि किसने धारण की थी, बिरसा मुंडा। जहां तक मुझे याद है रांची हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, तो बिरसा मुंडा बहुत याद किए जाते हैं। बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया, तथा इस विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारियों, ईसाई मिशनरियों, जागीरदारों के विरुद्ध हिंसक विद्रोह किया गया था, मारा गया था उनको भयंकर तरीके से। तो संथाल और मुंडा दोनों याद रखना, उधर सिद्धू कानू, इधर बिरसा मुंडा। अगला कोर्रा मलैया रिवोल्ट। ये कोर्रा मलैया एक खुद नेता है, बंदे का नाम है कोर्रा मलैया, इसने रिवोल्ट किया इसलिए नाम कोर्रा मलैया रिवोल्ट है। विशाखापट्टनम के आसपास वाले इलाके के अंदर इस बंदे ने रिवोल्ट किया। अरे बड़ा बड़ा जोरदार आदमी था। इसने घोषित किया कि मैं 500 पांडवों में से एक हूं, अब तुम्हारी इच्छा है मानना वो मान लो, युधिष्ठिर मानो, अर्जुन मानो, भीम मानो, नकुल मानो, सहदेव मानो, बाकी हूं तो मैं वही। और ये जो मेरा बेटा है, छोटा सा 2 साल का बेटा था, ये भगवान कृष्ण का अवतार है, और हम खुद भगवान है, भगवान के दूत है, इसलिए हे जनजातीय लोगों चिंता मत करो। एक जनजाति रहती थी वहां पे खोंड डोरा, उस खोंड डोरा जनजाति के लोगों को इसने प्रोत्साहित किया था कि तुम चिंता मत करो, लड़ो तुम। तो उन्होंने कहा लड़ेंगे कैसे, हमारे पास तो बांस है, अंग्रेजों के पास बंदूक है। उसने कहा यही तो मजे हैं, मैं भगवान हूं, और अंग्रेज जब बंदूक लेके आएंगे तो उनके बंदूकों को तो पानी कर दूंगा, तुम्हारे बांस को बंदूक बना दूंगा, तुम तो संघर्ष करो। और लोगों में जोश आए, कोर्रा मलैया ने कहा है तो लड़ेंगे, कोर्रा मलैया ने कहा है तो लड़ेंगे। वही बात थी, नहीं तो बांस बंदूक बने, न बंदूक पानी बने। मर गए थे बेचारे कई उसमें, पर संघर्ष किया, वो बड़ी बात थी उस टाइम में। कोर्रा मलैया ने स्वयं को पांडवों का अवतार घोषित किया, तथा यह आश्वासन दिलाया कि वह बांसों को बंदूकों में और बंदूकों को पानी में बदल देगा। उसने अपने अबोध बेटे को भगवान श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया था, भगवान कृष्ण यही है। अगला तो 2 ही बातें याद रखना है ना, तो कोई पूछ लेगा आपसे कौन से जनजातीय नेता ने खुद को पांडवों का वंशज या पांडवों में से एक तथा बेटे कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया था, तो कोर्रा मलैया विशाखापट्टनम के पास 1900 में, मुंडा विद्रोह भी 1900 का, 1899 1900 का है। और खोंड डोरा जनजाति थी वहां पर। खोंड की बात आई तो एक विद्रोह है पूरा, खोंड विद्रोह लंबे टाइम तक चला, 37 से 56 तक ये विद्रोह चलता रहा वहां पे। तमिलनाडु से लेके बंगाल तक की जितनी पहाड़ियां उनमें, और अपने मध्य प्रदेश साइड में जितनी पहाड़ियां उनमें, सब जगह आंदोलन हुआ था। तमिलनाडु से बंगाल तक और मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां जहां ये खोंड जनजाति अलग अलग क्षेत्रों में रहती थी, सब लोगों ने आंदोलन कर दिया। इनकी वो मांग थी, लीडर के नाम देख लो फिर मैं मांग बताता हूँ। चक्र बिसोई, पहले चक्र बिसोई चलाता है इसको, फिर राधा कृष्ण और दंड सेन तो इससे बाद में जुड़ते हैं। शुरुआती नेता इसका चक्र बिसोई था, तो चक्र बिसोई का नाम ज्यादा याद रखना आपने। इनकी मांग है, मानव बलि को अंग्रेज प्रतिबंधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब यूं माता जी झटका मांगती है, यदि मिनक का झटका मांगती है देना पड़ेगा। आप कौन होते बताने वाले क्या करना है? माता जी ने कहा बकरा दो तो बकरा देंगे, माता जी ने कहा पाडा दो तो पाडा देंगे, माता जी ने कहा मिनक दो तो मिनक देंगे। बलि ऐसा भक मांगा, भक, डोगरी ने भक मांगा, सब करना पड़ता है। अंग्रेजों ने कहा थप्पड़ मारेंगे, कोई भक वक नहीं। और ऐसे थोड़ी होता है, क्रूरतम प्रथाएं तुम्हारी, कहीं लुगाइयों को बाढ़ देते और कहीं आदमियों को काट देते और सब बंद करें। तो समझदार थे वो, तो समझ गए। जनजातीय लोग इतनी बातें जानते नहीं थे, इनको लगा हमारे सामाजिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है, तो इन्होंने इसका विरोध कर दिया था। सरकार ने नए नए टैक्स लगा दिए थे इनके क्षेत्रों में, उनका विरोध होना ही था। जमींदार और महाजन दिक्कू आ गए,
दिकुओं के खिलाफ आंदोलन होकर रहेगी, तो दिकुओं के खिलाफ आंदोलन होना ही था अपने आप में। हाँ तो वापस देख लेना भाई, है ना, दो दो तीन इसमें यूं समझने वाली सी बातें। दो, खोंड विद्रोह तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। चक्र बिसोई इसके नेता थे। राधाकृष्ण और दंडसेन बाद में जुड़े थे इससे। मानव बलि अंग्रेज हटा रहे थे, उसके खिलाफ नए टैक्स लगा दिए थे, उसके खिलाफ, और दिक्कुओं के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। बता दी मैंने सारी बातें, सीधी सीधी याद रखने वाली चीज है, नेता वगैरह याद रखने नहीं, बाकी फैक्चुअल जानकारियां। भील विद्रोह 1812 से लेकर 1846 तक भीलों ने विद्रोह कर दिया। कहां पे? महाराष्ट्र, अपना जो पश्चिमी तट है महाराष्ट्र में, वहां पर एक जगह पड़ती है अपने खानदेश, उस खानदेश के आसपास वाले क्षेत्र में भील ट्राइब रहती थी, इसने विद्रोह किया। वैसे हमें लगेगा भाई 1812 से 46 तक लंबा कर दिया, पर ये बीच बीच में तोड़ तोड़ के किया था। 3 चरणों में हुआ था। 1812 में शुरू किया, 19 में बंद कर दिया था, फिर 25 में शुरू किया, 29-30 तक चलाया था, फिर वापस 31 में शुरू किया, 46 तक वापस चला दिया था इन लोगों ने। तो 3 चरणों में रुक रुक के आंदोलन होता रहा था, पर आंदोलन तो हुआ। नेता था स्यवरम। क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्यवरम के नेतृत्व में भारत का कौन सा जनजातीय आंदोलन किया गया था? तो स्यवरम ने कौन सा आंदोलन कर दिया? सेव और रम दोनों साथ में, रम के साथ में सेव खाता होगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? स्यवरम। भील आंदोलन किया था। खान देश खाता था, तो कौन सा देश हो गया इनका? खान देश हो गया। याद रहेगी बात। कब से कब तक? 1812 से 46। लंबा लगे तो कहना है भाई 3 चरणों। वही आपने बिजो लिया भाई लंबा है, पर अपने भी तो 3 चरण पड़ते हैं अलग अलग, वैसे कुछ यहाँ पे। किट्टूर रिवॉल्ट, ये बड़ा शानदार है, किट्टूर वाला। कर्नाटका में एक जगह पड़ती है किट्टूर। अंग्रेजों ने संधियां वगैरह कर ली जब राजाओं के साथ में, तो अंग्रेज बताते भाई अगला राजा कौन बनेगा, अगला राजा कौन नहीं बनेगा। यहां पर यही प्रॉब्लम। छोटी सी रियासत है किट्टूर। किट्टूर की रानी थी चेन्नम्मा, और चेन्नम्मा के पति की डेथ हो जाती। चेन्नम्मा एक बेटे को गोद लेना चाहती, और गोद लेके राज्य को आगे बढ़ाना चाहती है। अंग्रेजों ने मना किया कि गोद लिए हुए बेटे को तो हम मानेंगे नहीं। वही झांसी की रानी वाला किस्सा जो 57 की क्रांति में हम पढ़ते हैं, कि झांसी की रानी भी बेटा गोद लेना चाहती थी, अंग्रेजों ने स्वीकृति नहीं दी। यहां पर भी रानी चेन्नम्मा गोद लेना चाहती है और स्वीकृति नहीं दे रहे अंग्रेज। किट्टूर रियासत। तो रानी विद्रोह करती है कटप्पा को साथ लेके। कटप्पा नहीं है भाई, रायप्पा है, याद रखना। कटप्पा याद रह जाए कहीं आपकी। रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह किया, साथ किसने दिया? रायप्पा। और एक बार तो किट्टूर को आजाद करवा देते हैं, अंग्रेजों को भगा देते हैं। वहां धारवाड़ जगह पड़ती थी, धारवाड़ के कलेक्टर को मार दिया था, और किट्टूर का किट्टूर आजाद। आज के बाद किट्टूर पे किसी का अधिकार नहीं। फाइनली अंग्रेजों ने सेना वेना भेज कर जैसे तैसे मामला दबाया, यार मारेंगे, और वापस अंग्रेजों ने वहां पे जा कब्जा किया। तो याद रखना भाई 1824 के अंदर रानी चेन्नम्मा अपने मंत्री रायप्पा को साथ लेकर अंग्रेजों के विरोध करती है। कहां पर? तो विरोध किट्टूर रियासत में किया गया, जो आधुनिक कर्नाटका के अंदर आता है। कारण क्या था? कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे। एडॉप्टेड सन जो था उसको सक्सेसर घोषित अंग्रेज नहीं कर रहे थे। महिला ने किया तो याद रखने वाली ज्यादा बात है, तो लड़कियों तुम ज्यादा याद रखना। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। गोंडजी बाग विद्रोह। टिप्पू सुल्तान का नाम सुना होगा आप। 1799 में टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। वह व्यक्ति लड़ा और लड़ता हुआ अंग्रेजों के खिलाफ मारा गया। मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो मैसूर में एक जना विद्रोह कर देता, उसका नाम था गोंडजी बाग। और क्या विद्रोह शानदार किया कि उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को विद्रोह दबाने के लिए खुद जाना पड़ा। कैसे तो पार ही नहीं पड़ेगी, वेलेस्ली नहीं जाएगा तो याद रखना भाई गोंडजी बाग। बाग नाम है तो फिर चिता आदमी है। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के बाद गोंडजी बाग ने मैसूर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो अब कोई पूछे आपसे कि भाई कौन से विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं अंग्रेज गवर्नर जनरल को जाना पड़ गया था, लॉर्ड वेलेस्ली को जाना पड़ गया था? तो गोंडजी बाग विद्रोह। कहां पर? मैसूर। कब? टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के बाद उसने ऐसा किया था। तो याद रखना बात। लड़ते समय गोंडजी बाग की मृत्यु हो गई, और गोंडजी बाग वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध में लड़ते हुए मरना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। गोंडजी बाग मरे भाई युद्ध में लड़ते हुए। अगला विद्रोह तो और बड़ा शानदार, दीवान वेलुटम्पी का विद्रोह। वेलाटम्पी या वेलुटम्पी केरला की एक रियासत पड़ती है त्रावणकोर।
ठीक नीचे त्रावणकोर रियासत पड़ती है केरला में, और वहां पर अंग्रेजों के साथ में संधि हो गई। संधि होने के बाद में अंग्रेज वहां के राजा के साथ, अधिकारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे, और दीवान वेलुटम्पी को या वेलाटम्पा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि यार ऐसे कैसे महाराज के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे किया जा सकता है, और यह बंदा वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देता है। हालांकि अंग्रेजों ने बगावत को दबा दिया था, वेलुटम्पी को फांसी दी थी, पर कहते हैं कि ये मर गया था लड़ते हुए, उसके बावजूद इसके मृत शरीर को ले जाके चौराहे पर टांगा गया था ताकि जनता में दहशत फैलाई जा सके कि याद रहे दोबारा यदि ऐसा किसी ने करने का प्रयास किया तो अंजाम यह होगा। तो वो जो विद्रोह है, वो विद्रोह कौन सा है? दीवान वेलुटम्पी का विद्रोह है। हम और पढ़ लेते हैं, क्या बात है। त्रावणकोर रियासत केरला की एक रियासत। 1805 में वेलाजिली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। वेलाजिली गवर्नर जनरल था, वही सहायक संधियां करवा रहा था, याद रखना, वेलाजिली ने सहायक संधियां करवाई। महाराजा संधि की शर्तों से राजी नहीं था, इसलिए उसने सहायक कर देने में आनाकानी की, और ये धन बकाया होता चला गया। भाई सहायक संधि में होता था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमें पैसे दो। राजा संधि नहीं करना चाहता था, जबरदस्ती करवाई तो उसने पैसे देने बंद कर दिए, पैसे देने बंद कर दिए तो वो बकाया बढ़ता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दृष्टापूर्ण था। अंग्रेजों का एक अधिकारी हर रियासत में रहता था, उसका रेजिडेंस वही होता तो रेजिडेंट बोलते, वो भी बहुत बदतमीजी किया करता था। अंग्रेज रेजिडेंट का पढ़ लिया। फलस्वरूप दीवान वेलाटम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। वहां जो राजा की नायर बटालियन थी कोई, वो उसके सपोर्ट के अंदर आती। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह के दमन के लिए भेजनी पड़ी। इन्होंने बात नहीं लिख रखी, पर आप याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको वो बात कि दीवान वेलुटम्पी को मरने के बाद भी फांसी पर लटकाया गया था। और मुझे याद है आईएएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि कौन से एक व्यक्ति को मरने के बाद भी फांसी पर लटकाया गया था, तो दीवान वेलुटम्पी को लटकाया गया था। चलो मैं बता देता हूं भाई, एक दो विद्रोह और बता देता हूं आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह जो बीच में कई दिन बड़ा चर्चाओं में रहा था, पाइक विद्रोह, उड़ीसा में हुआ था 1817 में। पाइक वे सैनिक होते थे जिन्हें सेना में लड़ने के बदले में भूमि दी जाती थी कि भाई तनख्वाह नहीं देंगे, आप तो जमीन ले लेना, और राजा की तरफ से लड़ने का काम किया करते थे। तो ऐसे सैनिकों को पाइक कहा करते थे। धीरे धीरे उनका एक समूह बन गया पाइक लोगों का। कालांतर में जब अंग्रेजों के साथ में संधियां हो गई तो उन पाइकों का कोई काम नहीं बचा, वो अपनी खेती वेती में बिजी हो गए। लेकिन अंग्रेजी जो कानून थे, अंग्रेजों के जो टैक्स थे, जमींदारों का शोषण था, महाजनों का जो शोषण था, उसके खिलाफ पाइकों ने विद्रोह कर दिया था। नेता का नाम याद रखना, बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु इनका नेता था, और इसने ये विद्रोह कर दिया था भाई, बक्सी जगबंधु ने। तो इतना सिंपल सी बात याद रखना, क्योंकि मुझे याद है कि 2-3 साल पहले से चर्चाएं चली थी कि 57 की क्रांति को भारत का पहला विद्रोह क्यों कहा जाए, पाइक विद्रोह को कहा जाना चाहिए, वो तो पहले ही हो गया था। और इन्होंने पूरी वाले मंदिर पे कब्जा कर लिया था कई जगह पे। हालांकि बाद में अंग्रेज इस विद्रोह को दबा देते हैं, पर इन पाइकों की बातें भी वहां पर माननी पड़ गई थी। तो ऐसी चर्चाएं चली थी, तो बड़ा चर्चा में आ गया था। तो कभी को दोबारा पूछ ले तो पाइक विद्रोह याद रखना, उड़ीसा के अंदर। फिर एक विद्रोह पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी रिवोल्ट या पागलपंथी विद्रोह, ये बंगाल का एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था। बंगाल का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, सेमी रिलीजियस सेक्ट या अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। और इसने ये विद्रोह किया था। दो नेता इसके याद रखने। एक नेता का नाम था करम साहब, एक नेता का नाम था टीपू। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो पागलपंथी विद्रोह, बंगाल में एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है पागलपंथी, जिसके नेताओं करम साहब टीपू ने ये विद्रोह कर दिया था। इनका नाम ध्यान रखना। फिर एक और मैं यहीं पढ़ा देता हूं, एक और फराइजी विद्रोह। फर्जी हो गया, फराइजी का एक है, यह भी बंगाल में हुआ था। यह भी कोई वहां का धार्मिक संप्रदाय टाइप का था। शुरू किया था शरीयतुल्लाह खान ने। इन शरीयतुल्लाह खान का नाम मैं और बताऊंगा आपको, याद रखना यहां पे आप। शरीयतुल्लाह खान ने शुरू किया था, और बाद में इनके बेटे थे दादू मियां, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। हालांकि अंग्रेज इसको भी दबा देते हैं, परंतु इसके जो आंदोलनकारी थे, फराइजी विद्रोह के जो आंदोलनकारी थे, बाद में वो एक नए आंदोलन में शामिल हो गए, उसका नाम था वहाबी। वो लोग वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए थे। ये बात याद रखने वाली है
कि कालांतर में कौन से आंदोलन के विद्रोही वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए थे, तो फ्राइजी विद्रोह के जो थे वो वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। 3 बताए मैंने। पाइक विद्रोह ओडिशा में 1817 में बख्शी जगबंधु नेता थे। पाइक वे सैनिक थे जिन्हें सैनिक कार्यों के बदले में भूमि प्रदान की जाती थी। बख्शी जगबंधु नेता थे। पागलपंथी विद्रोह यह बंगाल का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय सेमी रिलीजियस सेक्ट था जिसके नेता करमशाह और टीपू थे। और फ्राइजी विद्रोह बंगाल के अंदर हुआ, इसे शरीयतुल्लाह खान ने शुरू किया था। कालांतर में उनके बेटे दादू मियां ने उसको आगे बढ़ाया था और बाद में इसके जो भी आंदोलनकारी थे वो वहाबी आंदोलन के अंदर ज्यादा के शामिल होने लग गए थे, तो वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए थे। याद रखना भाई, ज्यादा बड़ी बातें हैं नहीं, नाम है सीधे सीधे से। पर किसान आंदोलन पढ़ा तो मुझे लगा यार जनजातीय पढ़ लेनी चाहिए। आरएस में एक बार 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, हालांकि उसके बाद तो मैंने कभी नहीं देखा, ना उससे पहले देखा था, पर कभी अपनी किस्मत फूटी हो उनमें से पूछ ले। इस बार आदिवासी दिवस वाले लपड़े हुए तो इधर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपने याद कर लेना इस बात को। थैंक यू, अगली क्लास में और पढ़ेंगे।